मौर्य साम्राज्य। तीन 322 बीसी से 185 बीसी, यानी 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व। ये जो कालखंड है 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व का कालखंड, इस कालखंड को ही हम लोग मौर्य काल कहते हैं। मौर्य काल कहते हैं। इस कालखंड के दौरान ही भारतवर्ष के भीतर मौर्यों का शासन रहा है। इस कालखंड के दौरान ही भारतवर्ष के भीतर जो है आपको मौर्य वंश के शासकों का शासन रहा है। मौर्य वंश के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर बृहद्रथ तक कई सारे शासक हुए हैं, लेकिन उसमें मूल तौर पर जो हमें पढ़ना होता है, मूल तौर पर हमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के विषय में पढ़ना होता है। अगर इस चैप्टर से प्रश्न आता है तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक से ही आने की पूरी संभावना होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अन्य शासकों के विषय में नहीं पूछा जा सकता है। अन्य शासकों के विषय में भी पूछा जा सकता है, परंतु ज्यादातर केस में संभावना यही होता है कि प्रश्न अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य से आए, लेकिन पूरा का पूरा चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहली बात तो जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी हमें कहां कहां से प्राप्त होता है। मौर्य साम्राज्य के विषय में मूल तौर पर जानकारी के 3 स्रोत है। मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी के मूल तौर पर जो है आपको 3 स्रोत है। एक आपको साहित्यिक स्रोत है, एक आपको साहित्यिक स्रोत है, दूसरा आपको विदेशी यात्रियों का विवरण है। दूसरा आपको विदेशी यात्रियों का विवरण है, और तीसरा अगर हम देखें तो तीसरा जो है आपको पुरातात्विक स्रोत है। और पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जो है क्या देखा जाता है, तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जो उत्खनन से मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं, सिक्के मिले हैं, विभिन्न प्रकार की चित्र मिली है, इन सभी चीजों से हमें भी मौर्यों के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। तो जो अभिलेख है, जो सिक्के है, ये सब पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आ जाता है, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आ जाता है। अब साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत साहित्य आता है। विदेशी यात्रियों के विवरण के अंतर्गत मौर्य काल में जो आपको भारत के दौरा पर विदेशी यात्री आए थे, खास तौर पर आपको मेगास्थनीज हो गए, डायमेकस हो गए। मेगास्थनीज और डायमेकस जैसे विद्वान जो मौर्य साम्राज्य की यात्रा पर आए थे, उन लोगों ने मौर्य साम्राज्य के विषय में लिखा। ये सब विदेशी यात्री थे। इन लोगों के लिखित उपलब्ध साहित्य से भी हमें कहीं ना कहीं मौर्यों के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। तो मौर्यों के विषय में जानकारी के 3 स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत साहित्यों की चर्चा करते हैं। देखिए, मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वह आपको अर्थशास्त्र है, वह आपको अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र मौर्यों के विषय में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र शब्द से लग रहा है कि यह में अर्थ यानी धन। अर्थशास्त्र का अर्थ होता है, अर्थशास्त्र 2 शब्द अर्थ प्लस शास्त्र से मिलकर बना है। अर्थ का मतलब धन और शास्त्र का मतलब अध्ययन, यानी अर्थशास्त्र का अर्थ होता है धनों का अध्ययन। लेकिन
यहां पे आप गौर कीजिएगा, यहां पर अर्थशास्त्र के अंतर्गत धनों का अध्ययन हम लोग नहीं करते हैं, बल्कि यहां पर अर्थशास्त्र के अंतर्गत मौर्यों के सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, संपूर्ण मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, इन सभी के विषय में जानकारी हमें अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। और साथ ही साथ राजा में क्या गुण होना चाहिए, राजा में क्या गुण नहीं होना चाहिए, राजा को क्या करना चाहिए, राजा को क्या नहीं करना चाहिए, ये तमाम बातों की जानकारी हमें अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र मौर्य वंश के विषय में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने की है। भले ही मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की हो, लेकिन मौर्य वंश की संपूर्ण रूपरेखा चाणक्य ने तैयार किया था। चाणक्य ही मौर्य वंश के सृष्टिकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, मौर्य वंश के सृष्टिकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। बस सिर्फ और सिर्फ जो आपको चंद्रगुप्त मौर्य था, वो तो चाणक्य के इशारे पर सभी प्रकार का काम किया करता था, और चाणक्य ने ही इस अर्थशास्त्र की रचना की है। यही कारण है कि अर्थशास्त्र हमें मौर्यों के विषय में सभी प्रकार की जानकारी प्रदान करता है, मौर्यों के विषय में सभी प्रकार की जानकारी प्रदान करता है। तो अर्थशास्त्र सबसे प्रमुख स्रोत है जो हमें मौर्यों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अर्थशास्त्र की रचना आपको चाणक्य ने किया है, अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने किया है। अब देखिएगा, जो चाणक्य है, चाणक्य को हम लोग चाणक्य कहते हैं, कौटिल्य कहते हैं, विष्णुगुप्त कहते हैं, इन सभी नामों से चाणक्य को हम लोग जानते हैं। एक बार एमपीपीसीएस में यह प्रश्न पूछा गया है, आपके इतिहास के घटना चक्र में भी यह प्रश्न नजर आ जाएगा कि चाणक्य के बचपन का क्या नाम था। तो बोर्ड ने इसका उत्तर विष्णुगुप्त दिया है, बोर्ड ने इसका उत्तर विष्णुगुप्त दिया है। इसी वजह से बोर्ड के आंसर के अनुकूल हमें इसका उत्तर जो है विष्णुगुप्त याद रख लेना है। यूं तो चाणक्य को चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, इन सभी नामों से जाना जाता है। लेकिन चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? तो चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। क्या था? विष्णुगुप्त था। इस बात को भी आप याद रखते हुए चलेंगे। चाणक्य कहां का रहने वाला था? तो चाणक्य जो है तक्षशिला के रहने वाले थे। तक्षशिला आप याद कीजिए, 16 महाजनपद में एक महाजनपद गंधर, गंधार, गंधार की राजधानी तक्षशिला। तक्षशिला में एक तक्षशिला विश्वविद्यालय था। उस तक्षशिला विश्वविद्यालय के चाणक्य छात्र भी रहे हैं और उस तक्षशिला विश्वविद्यालय के चाणक्य अध्यापक भी रहे हैं। यानी चाणक्य का संबंध तक्षशिला से है और तक्षशिला के साथ साथ तक्षशिला विश्वविद्यालय से भी है। वहां उन्होंने अध्ययन भी किया और अध्यापन भी करवाया। अध्ययन और अध्यापन यानी पढ़ा भी और पढ़ाने का भी काम चाणक्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में किया। चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, इसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस नामक ग्रंथ से की जाती है। मैकियावेली के द प्रिंस नामक ग्रंथ से की जाती है। और साथ ही साथ जो चाणक्य है, इन्हें भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। जो चाणक्य है, इन्हें भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। अब देखिए,
मैकियावेली कौन था? मैकियावेली यूरोप के भीतर, यूरोप महादेश के भीतर मैकियावेली एक बहुत बड़े राजनीतिक विश्लेषक थे, एक बहुत बड़े राजनीतिक विश्लेषक थे। राजनीति क्या है, राजनीति कैसी होनी चाहिए, इसकी चर्चा मैकियावेली ने की है। और इसकी चर्चा मैकियावेली ने जो है आपको अपने ग्रंथ द प्रिंस में की है, द प्रिंस में की है। जिस प्रकार से यूरोप जगत के प्रथम राजनीतिक विश्लेषक और चिंतक, यूरोप जगत के प्रथम राजनीतिक विश्लेषक और चिंतक मैकियावेली हुए, उसी प्रकार से भारत के प्रथम राजनीतिक चिंतक और विश्लेषक चाणक्य हुए, चाणक्य हुए। और द प्रिंस में जिस प्रकार की बात की गई है यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था को लेकर के, लगभग उसी प्रकार की बात भारत की राजनीतिक व्यवस्था को लेकर के अर्थशास्त्र में की गई है। यही कारण है कि अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के द प्रिंस नामक ग्रंथ से की जाती है। यह प्रश्न भी आपसे आपके परीक्षा में पूछा गया है। चाणक्य नीति आज भी भारतवर्ष के भीतर प्रासंगिक है, आज भी चाणक्य नीति लागू होता है। देखिए, चाणक्य की नीति को जब आप पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो चाणक्य क्या क्या बात कहा करते थे, गौर फरमाइएगा आप लोग थोड़ा सा। चाणक्य कहा करते थे कि राजा का सुख जनता के सुख में निहित है, राजा का सुख जनता के सुख में निहित है। अगर जनता सुखी है तो राजा भी सुखी है। फिर चाणक्य आगे बढ़कर यह कहा करते थे कि अगर राजा दरबार में उपस्थित हो तो उन्हें आम जनता को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। फिर आगे बढ़कर चाणक्य कहा करते थे राजा को हमेशा जनता के कल्याण के विषय में सोचना चाहिए, राजा को हमेशा जनता के कल्याण के विषय में सोचना चाहिए। तो देखिए कितनी अच्छी अच्छी बात चाणक्य कर रहे हैं, समझ गए, कितनी अच्छी अच्छी बात चाणक्य कर रहे हैं। यानी हमेशा जनता के कल्याण को केंद्र बिंदु मानकर चाणक्य अपनी नीति की घोषणा करते थे, जनता को अपना केंद्र बिंदु मानकर चाणक्य अपनी नीति की घोषणा करते थे। और यही कारण है कि आज भी चाणक्य नीति भारत में किसी न किसी रूप में प्रासंगिक है, किसी न किसी रूप में आपको प्रासंगिक है। अब देखिएगा, चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में, चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में राज्य के शासन व्यवस्था को लेकर के सप्तांग सिद्धांत दिया है, राज्य के शासन व्यवस्था को लेकर के सप्तांग सिद्धांत दिया है, सप्तांग सिद्धांत। तो आपसे यह बात भी पूछा जाता है शासन प्रशासन को लेकर के सप्तांग सिद्धांत किसने दिया है, तो सप्तांग सिद्धांत जो है आपको चाणक्य ने दिया है। और इस सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत चाणक्य क्या कहते हैं सुनिएगा। चाणक्य कहते हैं एक राज्य होने के लिए, एक राज्य में शासन प्रशासन होने के लिए सबसे पहले तो राज्य का होना जरूरी है, दूसरा राज्य का किलाबंदी होना जरूरी है, तीसरा राजा का होना जरूरी है, चौथा अमात्य मंत्री का होना जरूरी है, पांचवा दंड यानी कानून का होना जरूरी है, छठा अर्थ यानी धन का होना जरूरी है, और सातवां मित्र का होना जरूरी है, तो एक आदर्श राज्य होने के लिए जो ये 7 चीजों की आवश्यकता होती है, इसी को चाणक्य ने सप्तांग सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया है, राज्य का होना जरूरी है, किला का होना जरूरी है, राजा का होना जरूरी है, मंत्री का होना जरूरी है, दंड का होना जरूरी है, कोष का होना जरूरी है और मित्र का होना जरूरी है। यही तो चाणक्य का सप्तांग सिद्धांत है। तो शासन के क्षेत्र में सप्तांग सिद्धांत जो है आपको चाणक्य के द्वारा ही दिया गया था। और
चाणक्य के कारण ही, चाणक्य के नीतियों के कारण ही चंद्रगुप्त मौर्य एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर सका। जब आप चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का अध्ययन करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में ईरान तक इतना बड़ा साम्राज्य हुआ करता था चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का जो इतना बड़ा साम्राज्य हुआ करता था वह चाणक्य के कारण हुआ करता था, चाणक्य के कारण हुआ करता था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ही नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जब अगले शासक बिंदुसार बने तो बिंदुसार के भी प्रधानमंत्री चाणक्य ही थे। चंद्रगुप्त मौर्य थोड़ा भटकता भी था तो चाणक्य उसको खींच करके फिर से रास्ता पर लाने का काम करता था, समझ गए। और यही कारण रहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य को स्थापित किया और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दिशा निर्देशक थे। यही कारण रहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की क्रूर सेना को पराजित किया और मगध के क्षेत्र से घनानंद की अहंकारी सत्ता को समाप्त किया और फिर मगध साम्राज्य के अंतर्गत नंद वंश के शासन को समाप्त करके एक नए साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य कर पाए। इसके बाद अर्थशास्त्र के अलावे और भी कई सारे साहित्य है। अर्थशास्त्र के अलावे जो है आपको मुद्रा राक्षस है, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की है, उससे भी हमें मौर्यों के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। फिर क्षेमेंद्र ने वृहद कथा मंजरी की रचना की है, उससे भी हमें मौर्यों के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। फिर आपको बौद्ध ग्रंथ है, दीप वंश हो गया, महावंश हो गया, इससे भी हमें मौर्यों के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। फिर जैन ग्रंथ भद्रबाहु रचित कल्पसूत्र हो गए, उससे भी हमें मौर्यों के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। तो ये तमाम प्रकार के साहित्य है जो हमें मौर्यों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो मौर्यों के विषय में जानकारी देने वाला साहित्य में सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं है, बल्कि अर्थशास्त्र के अलावे मुद्रा राक्षस है, बृहद कथा मंजरी है, इसके बाद महाभाष्य है, दीप वंश है, महावंश है, कल्पसूत्र है। ये तमाम साहित्य है जो हमें मौर्यों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अब ये तो साहित्यिक स्रोत हो गए। साहित्यिक स्रोत के अलावे आगे विदेशी यात्रियों के विवरण से भी हमें मौर्यों के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। यूं तो मौर्य काल में बहुत सारे विदेशी यात्री भारत की यात्रा पर आए थे, बहुत सारे विदेशी यात्री भारत की यात्रा पर आए थे, लेकिन उनमें जो सबसे प्रमुख विदेशी यात्री था वह था आपको मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था? सिकंदर के मुख्य सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत बनाकर मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्रा हुआ करती थी। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी तो उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा को बनाया। उन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया? पाटलिपुत्रा को बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्रा में मेगास्थनीज रहा करता था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के तौर पर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उपस्थित हुए थे और लंबे अवधि तक मेगास्थनीज जो है आपको भारत में रहे थे, खासतौर पर पाटलिपुत्रा में रहे थे, यानी पटना की धरती पर रहे थे। और मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहकर पुकारा। मेगास्थनीज ही नहीं बल्कि प्राचीनतम जितने भी यूरोपीय साहित्यकार हैं, यूरोपीय इतिहासकार हैं, प्राचीनतम जितने भी यूरोपीय साहित्यकार हैं, यूरोपीय इतिहासकार हैं, वो पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहकर ही पुकारा है। पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहकर ही पुकारा है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभक्त किया। मेगास्थनीज ने यह कहा कि जो भारतीय समाज है
इसमें 7 प्रकार के लोग रहते हैं। जो भारतीय समाज है इसमें 7 प्रकार के लोग रहते हैं। जैसे आप जिससे पूछेंगे वही जवाब दीजिएगा। खड़ा होइए तो आप। हड़प्पा काल में, हड़प्पा कालीन समाज 4 वर्गों में विभक्त था। 4 वर्ग कौन कौन था? क्वेश्चन समझ रहे हैं? हड़प्पा कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था। 4 प्रकार के लोग हड़प्पा काल में रहते थे। कौन कौन था? कौन कौन था? विद्वान, योद्धा, श्रमिक और व्यापारी। श्रमिक और व्यापारी। ठीक है, बैठ जाइए। हीरो वैदिक काल में भी 4 वर्णों की उपस्थिति थी। कौन कौन? हमको पता था वो नहीं बोलेगा, इसी वजह से उसको उठाया। अरे चेहरा आपका बता देता आप किस स्थिति में है, समझे? कौन कौन था वो? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और। बात क्लियर है? बैठ जाइए। ये सब बात तो पढ़ा दिए हैं। बताइए, पढ़ा दिए हैं, अब आपको याद नहीं है, कैसे होगा रिजल्ट? होगा रिजल्ट? नहीं होगा, नहीं होगा। कैसे हो जाएगा? क्या बात करते हैं? कहीं भी रहिए, किसी भी रूप में रहिए, पढ़िएगा रिजल्ट होगा, नहीं पढ़िएगा रिजल्ट नहीं होगा। पिछले दिनों मार्क दिया है, संस्थान का लड़का पूरे ऑल ओवर पूरा वैकेंसी में नमा रैंक लाया है, 9th। क्या रैंक? 9th। टेलीग्राम चैनल पर डाले हैं, यूट्यूब चैनल पर भी डाले हैं, और वो भी ऑनलाइन छात्र था। ऑनलाइन, समझ गए? ऑनलाइन स्टूडेंट था, ऑनलाइन पढ़ता था, समझ गए? तो ऑनलाइन वाला भी बहुत बेहतर कर रहा है। ये जरूरी नहीं है कि आप यहां पर बैठ गए सामने में तो एकदम मेरे पास जादू का छड़ी एक बार नचा दिए बस सब रिजल्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, समझ गए? चलिए अब सुनिएगा। जिस प्रकार से हड़प्पा काल में 4 वर्णों की उपस्थिति थी, 4 वर्ग के लोगों की उपस्थिति थी, वैदिक काल में 4 वर्णों की उपस्थिति थी, उसी प्रकार से मौर्य काल में 7 प्रकार के लोगों की उपस्थिति थी। किसके अनुसार? तो मेगास्थनीज के अनुसार। और मेगास्थनीज ने एक पुस्तक की रचना की थी। मेगास्थनीज ने जिस पुस्तक की रचना की थी उस पुस्तक का नाम था इंडिका। इंडिका। अगर हम इंडिका को देखें तो इंडिका का जो वास्तविक रूप है वह मौजूद नहीं है, वह मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ अंश जो है इंडिका का मौजूद है जो हमें मौर्यों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को जो 7 वर्णों में विभक्त किया, उन्होंने कहा भारतीय समाज में किसान है, अहीर है, निरीक्षक है, सभासद है, सैनिक है, ये 7 प्रकार के लोग जो है भारतीय समाज में निवास करते हैं। साथ ही साथ आपको मेगास्थनीज यह भी कहते हैं कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, भारतीय लिखने की कला से अवगत नहीं है, मतलब भारतीय लिखने की कला से अवगत नहीं है, यह कह करके भारतीय समाज की वो अवहेलना कर रहा था। लिखने की कला जो समाज जानता है यह माना जाता है कि वह समाज सभ्य है, वह समाज सभ्य है। लेकिन मेगास्थनीज यह कहते हैं कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। यानी मेगास्थनीज यह कहना चाह रहे थे कि भारत के लोग सभ्य नहीं है, भारत के लोग असभ्य हैं, भारत के लोग असभ्य हैं। तो इस प्रश्न को इस संदर्भ में भी पूछता है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीनतम विद्वान है जो यह कहते हैं कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, या इस प्रश्न को ऐसे भी पूछता है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीनतम यूरोपीय विद्वान है जो कहते हैं कि भारतीय असभ्य है, भारतीय असभ्य है। तो दोनों का उत्तर आपको क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज। दोनों का उत्तर क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के अलावे और भी कई सारे यूनानी विद्वान हैं जिसकी रचना से हमें मौर्यों के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। मेगास्थनीज के अलावे और कौन है? तो मेगास्थनीज के अलावे जो है जस्टिन है, प्लूटार्क है, एप्पियानस है, डायमेकस है, ये सब भी यूनानी विद्वान है जिसकी रचना से हमें मौर्यों के विषय में जानकारी प्राप्त होता है।
मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा? तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस जस्टिन ने कहा, चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस प्लूटार्क ने कहा। और इस सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से विलियम जॉन्स ने किया। तो यहां पर यह चीज पूछा गया है और आगे भी आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। तो जो आपको जस्टिन है, जस्टिन के बाद प्लूटार्क है, प्लूटार्क के बाद विलियम जॉन्स है। इन सभी की रचनाओं से भी कहीं ना कहीं हमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, फिर आपको प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है, और सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किसने किया है? तो आपको विलियम जॉन्स ने किया है। तो कहीं ना कहीं ये सब भी यूनानी विद्वान है जिससे हमें मौर्यों के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। इसके अलावे जो आपको पुरातात्विक स्रोत है, अभिलेख, सिक्का से जो हमें मौर्यों के विषय में जानकारी प्राप्त होता है, वही सब पुरातात्विक स्रोत में आता है। तो यहां तक हमने आपको यह बात बताया है कि मौर्यों के विषय में जानकारी हमें कहां कहां से प्राप्त होती है, मौर्यों के विषय में जानकारी हमें कहां कहां से प्राप्त होती है, यह बात हम आपको बताए हैं। अब हम लोग आते हैं मौर्य वंश की स्थापना के ऊपर। फिर आपको मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ, इन सभी शासकों को एक एक करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मौर्य वंश की स्थापना किस परिस्थिति में हुई है, उस बात को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहां तक कुछ बात समझ में आया? यहां तक चीजों को याद कीजिएगा 1 मिनट में। चलिए मेरे साथ याद कीजिए, क्वेश्चन पूछेंगे, जवाब दीजिए। याद है तो, याद हुआ तो, अगर आपने सुना है तो, अगर आपको याद है तो, और नहीं तो फिर हम तो याद करवाने के लिए है ही हैं। हम पैसा कौन चीज का लिए हैं? यही सब करवाने के लिए ना, ठीक है। चलिए सुनिए अब, मौर्य वंश के विषय में जानकारी देने वाला सबसे प्रमुख साहित्य कौन है? मौर्य वंश के विषय में जानकारी देने वाला सबसे प्रमुख साहित्य कौन है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र का रचयिता कौन है? चाणक्य। चाणक्य को किस किस नाम से जाना जाए? चाणक्य कोटिल और विष्णुगुप्त को। चाणक्य के बचपन का नाम? अच्छा, चाणक्य के अर्थशास्त्र की तुलना किस ग्रंथ से की जाती है? मैकियावेली के द। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाए? चाणक्य। भारत का मैकियावेली। अच्छा, चाणक्य का संबंध किस क्षेत्र से है? कौन क्षेत्र से? तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन किया था, हाँ या ना? अब एक चीज यहां पर और सुनिएगा, मौर्य, अगर हम मौर्यों की बात करें और मौर्य काल की बात करें, तो मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय। ये परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र तक्षशिला। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, एक बात बताइएगा, चाणक्य ने शासन के संदर्भ में कौन सा सिद्धांत? सप्तांग सिद्धांत। शासन के संदर्भ में कौन सा? चाणक्य ने शासन के संदर्भ में कौन सा सिद्धांत? एक प्रश्न पूछा गया है, पूछा हुआ क्वेश्चन है किसी पीसीएस का। चाणक्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां एवं अंतिम भाग कौन है? तो राज्य का 7वां एवं अंतिम भाग है मित्र।
कौन है? और सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत राज्य के जो 7 अंग होते हैं वो याद न है आपको? देखिए सुनिए, याद करवाते हैं। सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत राज्य के कितने अंग? कितने अंग? राज्य के 7 अंग है। पहला राज्य, पहला दूसरा, राज्य किला बंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राज्य के भीतर किला हो। क्या होना चाहिए? तीसरा राजा, तीसरा, चौथा मंत्री, चौथा, पांचवा दंड, छठा कोष यानी धन, अर्थ यानी धन, छठा क्या? कोष, सातवां मित्र, सातवां। बात क्लियर है? तो सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत राज्य के कितने अंग? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। बात क्लियर है? चलिए ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। इसके अलावे मौर्यों के विषय में जानकारी हमें मुद्रा राक्षस देता है। मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाख, मुद्रा राक्षस के रचयिता, फिर बृहद कथा मंजरी, इसके रचयिता क्षेमेंद्र, इसके रचयिता बृहद कथा मंजरी के रचयिता, बृहद कथा मंजरी के रचयिता। फिर इसके बाद महाभाष्य, उसके रचयिता पतंजलि, महाभाष्य के रचयिता। फिर आपको कथासरित सागर है, इसके रचयिता सोमदेव है। कथासरित सागर के रचयिता, ये सब साहित्य भी हमें मौर्यों के विषय में जानकारी देता है। एक बार फिर से, मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाख, मुद्रा राक्षस, बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र, बृहद कथा मंजरी, महाभाष्य पतंजलि, महाभाष्य, कथासरित सागर सोमदेव, कथासरित सागर। बात क्लियर है? चलिए ठीक है। इसके बाद विदेशी यात्रियों में कौन विदेशी यात्री है जो मौर्यों के विषय में विस्तार पूर्वक अपने साहित्य में लिखता? कौन है? मेगास्थनीज किसका राजदूत बनकर मौर्य साम्राज्य? सेल्यूकस। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर किसका प्रधान सेनापति था? किसका था? सिकंदर। इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्रा को क्या कहा है? मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्रा को क्या कहा? या यूनानी विद्वान ने पाटलिपुत्रा को क्या कहा? यूनानी विद्वान कौन कहा करता था भारतीय लिखने की कला से अवगत नहीं? भारतीय लिखने की कला से। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने वर्गों में? इतना बात क्लियर है? इतना बात याद हो गया ना? आगे बढ़े ना यहां से? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। बकाने का लगे, शांत रहिए। देखिए, आपका परीक्षा कितने घंटे का होता है? कितने घंटे का? 2 घंटा। 2 घंटे का होता है ना जी? 2.5 घंटा, कम से कम 2.5 घंटा। आधा घंटा पहले तो आपको एंट्री ले लेता है जी। 10 बजे से परीक्षा है तो 9:30 बजे एंट्री लेता है ना जी? लेता है, ठीक है। 9:30 बजे ले लेता है एंट्री। 2.5 घंटा आप में कैपेसिटी होना चाहिए। ना प्यास लगे, ना पेशाब लगे, ना भूख लगे, कुछ भी नहीं लगे, और 2.5 घंटा हर चीज सहने की क्षमता आप में होनी चाहिए, कम से कम 2.5 घंटा। इस चीज का विकास आप अपने अंदर कीजिए। अब एक बात बताइए, परीक्षा देने के लिए गए, 2 घंटा है, 100 गो क्वेश्चन बनाना है। एक बार पानी पीने के लिए गए, एक बार पेशाब करने के लिए गए, एक बार जो है इधर उधर करने के लिए गए, तो ऐसे में कैसे होगा बताइए? आए? और देखिए, विश्वास किसी पे नहीं कीजिए। आप जो समझ रहे हैं कि दोस्त पे विश्वास करके जाकर के बात करके आदान प्रदान कर लेंगे, दोस्त भी कभी काल जबरदस्त धोखा देता है और गलत बता देता है। क्योंकि अगर दोस्त आपका तेज है तो समझता है सबसे बड़का दुश्मन तो यही है हमारा, इसको हम कैसे सही बता देंगे।
और आज के डेट में लोगों के दिमाग में ये बात आ गया है, बहुत अधिक कंपटीशन बढ़ गया है। पहले लोग अपना देखेगा कि आपको देखेगा। अच्छा दोस्त सिर्फ सिनेमा में ही होता है, रियल लाइफ में अच्छा दोस्त नहीं होता है, समझे। रियल लाइफ में आपको अपने स्वयं का अच्छा दोस्त बनाना होगा, अपने स्वयं का अच्छा दोस्त बनाना होगा, समझ गए। तभी कोई उपाय है। किसी पे भरोसा मत कीजिए, किसी पे विश्वास मत कीजिए, 100% मेहनत कीजिए, पूरा का पूरा मेहनत कीजिए, समझ गए। इस चीज को समझिए आप अच्छे से। तो 2.5 घंटा तक हर चीज को सहने की कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए, तभी जाकर के परीक्षा आप पास कर सकते हैं, नहीं तो परीक्षा नहीं पास कर सकते, समझ गए। चलिए अब आते हैं, मौर्य वंश की स्थापना किस परिस्थिति में हुआ। देखिए, अहंकार कहा जाता है कि भगवान शिव जो कि जगत गुरु है, इस संसार के गुरु है, और भगवान शिव के सबसे बड़े उपासक रावण को अहंकार हो गया था। अहंकार के कारण रावण मारा गया। तो अहंकार किसी का नहीं रहता है, चाहे हमारा हो, आपका हो, इस पृथ्वी पर किसी का भी हो। जब रावण का अहंकार नहीं रह पाया तो हम लोग तो तुच्छ इंसान है, छोटा इंसान है, तो हम लोगों के अहंकार का तो कोई औकात ही नहीं है, समझ गए। तो ये चीज है। अब देखिएगा, घनानंद को अपने पिता से एक विशाल साम्राज्य मिला, अकुत संपत्ति मिला, एक बड़ी सेना मिली, सब चीज मुफ्त में मिला था। मुफ्त का रेबड़ी। मोदी जी मुफ्त का दे तो वो बढ़िया कल्याणकारी, और अरविंद केजरीवाल घोषणा करे तो रेबड़ी कल्चर, यही है, समझ रहे हैं। यानी हम करे तो रामलीला, आप करे तो कैरेक्टर ढीला। ऐसा थोड़े होता है जी, ऐसा नहीं होता, समझे। चलिए अब सुनिए, कथनी और करनी में, मोदी जी के कथनी और करनी में आसमान धरती का अंतर है, ठीक है। लाल किला के प्राचीर से घोषणा कर रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान कीजिए। आप 15 अगस्त को बिल्किस बानो के साथ जो बलात्कार करने वाले 11 लोग थे उनको छोड़ दिया गया। बताइए, लाल किला से आंसू बहा रहे हैं महिलाओं के सम्मान में, इधर महिलाओं के साथ जो गलत कांड किया है और उसको रिहा किया जा रहा है गुजरात की राज्य सरकार के द्वारा। और उस समय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे जिस समय यह कांड हुआ था, समझ रहे हैं। तो कथनी और करनी में बड़ी अंतर होता है। कोई भी नेता हो, मोदी ही नहीं, कोई भी नेता हो, नेता के कथनी करनी में आसमान धरती का अंतर होता है। कहेगा आम, करेगा इमली, कहेगा इमली, करेगा कटहर, समझ गए। तो ये चीज है, सुन लीजिए। अब घनानंद बहुत अहंकारी हो चुका था, काफी अहंकारी हो चुका था, और हर चीज का एक सीमा होता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज वेरी बैड, यानी किसी भी चीज का एक्सेस जो होता है ना, वो सही नहीं होता है, वो गलत होता है। तो काफी अहंकार हो चुका था घनानंद को। घनानंद जनता से टैक्स लेता था, लेकिन जनता के कल्याण के विषय में नहीं सोचता था, जनता के कल्याण के विषय में नहीं सोचता था। यहां पे 2 चीज और हम आपको याद करवाते हैं। ये दोनों चीज आपके परीक्षा में पूछा हुआ है और हम लेक्चर के दौरान बता चुके हैं। किस विद्वान ने यह कहा है कि अगर राजा राज दरबार में हो तो उन्हें आम जनता को बाहर में प्रतीक्षा नहीं करवाना चाहिए। चाणक्य ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसी पीसीएस का पूछा हुआ, एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है, इतना पीसीएस का क्वेश्चन देखते हैं ध्यान में नहीं रहता है अब कि कौन पीसीएस, लेकिन पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक और बात, जनता के सुख में राजा का सुख निहित है, यह किस विद्वान ने कहा? चाणक्य ने। ये दोनों बात आप याद रखिएगा, ये दोनों बात ऐसे मजाक मजाक में नहीं बताए हैं, ये कोई ऐसे टीका टिप्पणी नहीं किए हैं, ये परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप घटना चक्र देखिएगा तो हमको लगता है मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा आपको। 2 में से एक तो निश्चित मिलेगा, एक मिले या ना मिले, एक निश्चित मिलेगा, लेकिन दोनों पूछा हुआ है। क्योंकि घटना चक्र क्या करता है जानते हैं? पहले के क्वेश्चन को हटा देता है, नया क्वेश्चन ऐड कर देता है, ये काम घटना चक्र करता है, समझे। तो ये दोनों बात याद रखिएगा। अब
घनानंद को बिना मेहनत का सब चीज प्राप्त हुआ, जैसे तेजस्वी को बिना मेहनत का लगभग सब चीज प्राप्त हुआ है। तेजस्वी को विरासत में राजनीति मिला, ऐसा थोड़े। लालू यादव जमीनी नेता था, तेजस्वी को उतना नहीं पता है, ठीक है। लालू और तेजस्वी में आसमान धरती का अंतर है। तेजस्वी कभी लालू नहीं हो सकता है, समझ गए, ये चीज है। अब सुनिएगा, तो काफी अहंकार था उनके भीतर, जनता से कर लेता था मोटी रकम के तौर पर, लेकिन जनता के कल्याण के लिए कुछ नहीं करता था। लेकिन घनानंद के पास बड़ी सेना थी, घनानंद उस सेना के माध्यम से ही सब चीज को कंट्रोल करता था। तो जब सिकंदर का आक्रमण हुआ भारत पर, तो तक्षशिला के विद्वान चाणक्य दौड़ते हुए घनानंद के पास आए कि घनानंद से आग्रह करने के लिए कि आप भारत के सभी राजाओं को एकजुट कर लीजिए और आप नेतृत्व कीजिए। अच्छी बात थी ये, लेकिन घनानंद अपनी अहंकारी सत्ता में अहंकार के कारण चाणक्य का अपमान किया, और चाणक्य ब्राह्मण था। इतिहास में अगर आप देखेंगे तो ब्राह्मण सत्ता के लिए, ब्राह्मण वर्ग के लोग स्वयं पद पर बैठने के लिए लालची नहीं होते हैं, लेकिन सत्ता की बागडोर, सत्ता की चाबी उनके पास हो, इस प्रवृत्ति के होते हैं। तो चाणक्य विद्वान थे, पंडित थे, शिक्षक थे, तो उन्होंने यह तय किया, जब उन्हें अपमानित किया गया घनानंद के द्वारा भरी दरबार में, तो उन्होंने यह तय किया कि हम घनानंद की अहंकारी सत्ता को समाप्त करेंगे। और इसके बाद चाणक्य अपने मिशन पर लग गए। चाणक्य जब आपको मौर्य साम्राज्य से तक्षशिला जा रहे थे, तो रास्ते में जो है उनकी मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य से हुई। चंद्रगुप्त मौर्य मूल तौर पर उत्तर प्रदेश के पिपलीबन का रहने वाला था, उत्तर प्रदेश के पिपलीबन। और उत्तर प्रदेश के पिपलीबन में वो गाय भैंस चराता था, पशु पालता था। कोई बहुत बड़ा परिवार से चंद्रगुप्त मौर्य नहीं था, राज परिवार से चंद्रगुप्त मौर्य का कोई संबंध नहीं रहा है, एकदम साधारण परिवार के थे। चंद्रगुप्त मौर्य अपने दोस्तों के साथ एक नाटक खेल रहा था, राजकीलम नाटक का नाम था। और राजकीलम नामक नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य राजा का रोल निभा रहा था। एक राजा में जो गुण होना चाहिए, वो सारा गुण चंद्रगुप्त मौर्य में चाणक्य को दिखाई पड़ा। तत्पश्चात चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किए गए राजकीलम नाटक में रोल को देखा, और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य से काफी प्रभावित हुए। और चाणक्य उनकी माता मूरा से, चंद्रगुप्त मौर्य की माता हुआ करती थी मूरा। चंद्रगुप्त मौर्य की माता कौन हुआ करती थी? मूरा। और मूरा का संस्कृत भाषा में अर्थ मौर्य होता है। क्या होता है? मौर्य। यही कारण है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस वंश को स्थापित किया उसे मौर्य वंश कहा गया। तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य की माता मूरा से चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लिया और कहा, यह बालक एक दिन एक विशाल साम्राज्य का शासक बनेगा। और फिर चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर तक्षशिला चले गए। तक्षशिला में चंद्रगुप्त मौर्य को अध्ययन करवाया। तक्षशिला विश्वविद्यालय में चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दीक्षा प्रदान किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य को हर प्रकार की शिक्षा से अवगत करवाया गया। हर प्रकार की शिक्षा चंद्रगुप्त मौर्य को दी गई। चंद्रगुप्त मौर्य को निपुण किया गया, हर गुण से, हर विद्या से निपुण किया गया। और चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने अपने दिशा निर्देशन में हर गुण से संपन्न करा दिया। अगर चंद्रगुप्त मौर्य कोई छोटा मोटा भी गलती करता था ना, बहुत कठोर सजा देता था चाणक्य, बहुत।
इतना कठोर सजा देता था, आप सोच नहीं सकते। और उसी कठोर सजा के कारण चंद्रगुप्त मौर्य भी काफी कठोर इंसान बन गया। चंद्रगुप्त मौर्य जब हर विद्या से संपन्न हो गया तो चाणक्य को लगा कि अब हमारा मिशन कामयाब होगा। लेकिन चाणक्य ने एक भूल कर दी। चाणक्य ने भूल क्या कर दी? चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करके मात्र 1000 सैनिकों के साथ, 500,000 सैनिकों के साथ मगध साम्राज्य पर चढ़ाई कर दिया। अब मगध साम्राज्य के शासक घनानंद, उसके पास लाखों की संख्या में सेना था, लाख, और यहां पर 500,000, और सीधे मगध पर आक्रमण किया। सीधे मगध पर, अगल बगल कहीं नहीं, सीधे मगध पर आक्रमण किया। जैसे आप खाना का थाली लेते हैं, गरम खाना है, उसके बीच में हाथ दीजिएगा तो जलवे न करेगा हाथ, और साइड से खाइएगा, आराम से साइड से खाते जाइएगा तो फिर जलेगा? नहीं जलेगा, समझे? तो चाणक्य को यह होना चाहिए कि सबसे पहले मगध साम्राज्य के जो सहयोगी राज है उसको जीते और तब मगध पर आक्रमण करे। सीधा बीच में जाकर आक्रमण कर दिया। स्वाभाविक सी बात है, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की हार हुई और जान बचाकर जैसे तैसे भागा दोनों। ठीक है, जान बचाकर भागा। और जब जान बचाकर भागा तो जब जा रहा था तो रात हो गया, तो एक गांव में ठहरा चाणक्य और उसके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य। और जब गांव में ठहरा तो दोनों को भूख भी लगा हुआ था। तो एक बूढ़ी महिला के घर में प्रवेश किया और कहा, रात हो गया, हमको रहने दीजिए, सुबह में हम निकल जाएंगे। तो बूढ़ी औरत जो है अपने बच्चा को खाना परोस रही थी, खिचड़ी बनाई थी खाना में। तो अपने बच्चा को जब खाना परोसी तो फिर चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के लिए भी खाना परोसी थी। तो उसका बच्चा जो है ना, खिचड़ी जब खा रहा था तो सीधे बीच में हाथ दे करके खाया, तो हाथ जल गया, चिल्लाने लगा। तो औरत बोली कि चाणक्य जैसी गलती तुम क्यों करते हो, तुमको साइड से जो है खाना खाना चाहिए। तो चाणक्य इस बात को समझ गया। चाणक्य विद्वान तो थे ही, इंसान को इशारा काफी होता है। इशारा में समझ गए। चाणक्य उस बूढ़ी औरत के पैर पर जाकर के गिरे और कहे कि आज जो आपने हमें शिक्षा दी है, यह शिक्षा हमें किसी से नहीं मिला है। और उसके बाद चाणक्य सब बात बताया कि हम ही चाणक्य है, ये मेरा शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य है। फिर वहां से सुबह होते हुए निकल गए और उसके बाद फिर एक विशाल सेना के गठन में चाणक्य लग गए। और चाणक्य कूटनीति का प्रयोग किया, साम दंड भेद, हर चीज का प्रयोग चाणक्य ने किया और एक विशाल सेना का निर्माण किया। और उस विशाल सेना के निर्माण होने के बाद चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में सबसे पहले मगध साम्राज्य के जो अड़ोसी पड़ोसी राज्य थे उसको जीता, अब फिर मगध साम्राज्य पर आक्रमण किया। यानी सबसे पहले मगध साम्राज्य के हाथ पैर को तोड़ दिया, समझ गए? यानी मगध साम्राज्य को अपंग बना दिया, विकलांग बना दिया चाणक्य अपनी नीति के तहत। मगध साम्राज्य को खोखला बना दिया। और इसके बाद चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से घनानंद पर आक्रमण किया और आक्रमण करके उसकी सत्ता को अपदस्थ किया और फिर वहां पर एक नए साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ऐसे सीधे सीधे मौर्य साम्राज्य स्थापित नहीं हो गया है। हजारों की संख्या में लाशों के ऊपर मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई है। जब युद्ध होता है तो युद्ध में हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी हजारों की संख्या में घनानंद के सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। और तब जाकर के नंद वंश के स्थान पर मौर्य वंश के शासन की स्थापना हुई। इस प्रकार मौर्य वंश के संस्थापक बने चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य
एक महान साम्राज्य निर्माता शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य को हम महान साम्राज्य निर्माता शासक क्यों कहते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को महान साम्राज्य निर्माता शासक इस वजह से कहते हैं क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के मदद से बंगाल से लेकर ईरान तक, इधर ईरान गौर कीजिएगा, ईरान और कश्मीर से लेकर कर्नाटक, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि इस संपूर्ण क्षेत्र में, समझ गए, इतना बड़ा साम्राज्य हुआ करता था चंद्रगुप्त मौर्य का, इतना बड़ा साम्राज्य। इससे पहले जो नंद वंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, इस सब का शासन कितना दूर में था जानते हैं? इस सब का शासन सिर्फ इतना दूर में था, बस थोड़ा सा उत्तर प्रदेश ले लीजिए, बस बहुत हो गया, इतना दूर में था बस। लेकिन वहीं चाणक्य का साम्राज्य देख लीजिए, इतना बड़ा साम्राज्य था। सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य देख लीजिए, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य देख लीजिए, इतना बड़ा साम्राज्य था चंद्रगुप्त मौर्य का। यही कारण है कि चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय साम्राज्य निर्माता शासक के तौर पर याद किया जाता है। और भारत का प्रथम वंश मौर्य वंश हुआ, जिसने एक विशाल साम्राज्य को स्थापित किया, जहां तक हमें स्मरण है, अगर हम सही हो तो यह प्रश्न आपके परीक्षा का पूछा हुआ है, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता शासक किसे कहा जाता है? तो भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता शासक चंद्रगुप्त मौर्य। और प्रथम साम्राज्य किस वंश को कहा गया है? तो प्रथम साम्राज्य मौर्य वंश। किसको कहा गया है? मौर्य वंश। अब देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की मदद से बंगाल को जीता था। यह जानकारी हमें महास्थान अभिलेख प्रदान करता है। महास्थान अभिलेख बांग्लादेश में है। महास्थान वर्तमान समय में बांग्लादेश में स्थित एक स्थल है, वहां से एक अभिलेख मिले हैं जिसे महास्थान अभिलेख कहा जाता है। और जो महास्थान अभिलेख है वह हमें जानकारी प्रदान करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल को भी जीता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था। इसकी जानकारी हमें महास्थान अभिलेख से प्राप्त होती है। इसके अलावा एक बात और गौर कीजिएगा, प्राचीन काल में जब अकाल पड़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय जब अकाल पड़ा था, तो अकाल पीड़ितों को सहायता देने का काम चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अकाल पीड़ितों को जो सहायता देने का काम चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, यह जानकारी भी हमें महास्थान अभिलेख से मिलती है। और महास्थान अभिलेख के अलावा सोहगोरा अभिलेख, महास्थान और सोहगोरा अभिलेख, ये दोनों अभिलेख ऐसे अभिलेख हैं जो हमें यह जानकारी प्रदान करता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अकाल पड़ा था, तो अकाल पीड़ितों को चंद्रगुप्त मौर्य ने मदद किया था। इसके अलावे चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत का विजय किया, कर्नाटक का विजय किया, महाराष्ट्र का विजय किया, मध्य प्रदेश का विजय किया, गुजरात का विजय किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यानी इस संपूर्ण दक्षिण भारत का विजय किया। इसकी जानकारी हमें अहनानूर और मुरनानूर अभिलेख देता है। अहनानूर और मुरनानूर अभिलेख देता है। अहनानूर और मुरनानूर अभिलेख देता। अब यहां पे गौर फरमाइएगा थोड़ा सा। एक तो इस बात को हमें याद रखना ही रखना है
कि अहनानूर और मुरनानूर अभिलेख हमें यह जानकारी प्रदान करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्रों को जीता। साथ ही साथ इस बात को भी हमें याद रखना है, पूरे भारतवर्ष के भीतर प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य हुआ। प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य हुआ जिसने दक्षिण भारत का विजय किया। दूसरी बात, दक्षिण भारत के अंतर्गत मालवा, गुजरात, राजस्थान जैसे राज्यों का विजय किया। इस प्रश्न को कई तरीका से पूछा गया। जैसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, जिससे पूछेंगे वही जवाब दीजिएगा। व्हाइट टी शर्ट खड़ा होइए, आगे बैठिए, आगे वाले बैठिए। आप तो ठीक है, आप तो जवाब देते हैं। चलिए बोलिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है? शांत रहिए, बोलिए नजर से नजर मिला के। ईस्वी पूर्व में। कहां हुआ? लुम्नी में। इसकी जानकारी कहां से प्राप्त होती है? रूमीदेई अभिलेख। किसका अभिलेख है? कौन वंश का अभिलेख है? मौर्य वंश। देखिए क्वेश्चन एक ही है, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु की लुम्नी में हुआ था, यह जानकारी कहां से प्राप्त होती है? रूमीदेई अभिलेख। अब इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो है किस वंश के अभिलेख से हमें गौतम बुद्ध के जन्म के विषय में जानकारी प्राप्त होता है? मौर्य वंश। किस शासक के अभिलेख से हमें मौर्य वंश? अशोक। क्वेश्चन एक ही ना है, हो उसको अलग अलग तरीका से पूछा जाता। बैठ जाइए। उसी प्रकार से इस बात को भी अलग अलग तरीका से पूछा जाता। जैसे 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 पूछा गया है, गौर कीजिएगा। एक बार पूछा गया है मालवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे क्षेत्रों को जीतने वाला प्रथम भारतीय शासक, एक बार ये। दूसरी बार दक्षिण भारतीय राज्यों को सर्वप्रथम जीतने वाला भारतीय शासक चंद्रगुप्त मौर्य। दोनों का उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य होगा या नहीं होगा? होगा। क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा तो आपको नजर आएगा। बात क्लियर है यहां तक? चलिए, तो ये चीज है, इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा अब देखिएगा, समय समय पर चंद्रगुप्त मौर्य भी बहक जाता था, और जैसे बहकता था ना वैसे दे फटा अचानक। समझ रहे हैं ना? भले ही राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन चाणक्य का आदेश चंद्रगुप्त मौर्य के लिए लक्ष्मण रेखा था, उसको वो पार नहीं करता था। और यही कारण रहा कि इतना विशाल साम्राज्य स्थापित भी कर पाया, नहीं तो नहीं कर पाता। अब सुनिएगा आगे। चंद्रगुप्त मौर्य 3 गो विवाह किया था, 3 गो कन्या थी उसकी। एगो दुर्धरा, एगो चंद्रनंदिनी और एगो हेलेना। हेलेना को ही कार्नेलिया भी कहा जाता है। ये हेलेना कौन थी जानते हैं? सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी। अब सुनिएगा आप, देखिए, आपको कुछ इतिहासकार ऐसा लिखते हैं और ऐसा बताते हैं और ऐसा परीक्षा में पूछ दिया गया है। कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच, 305 ईस्वी पूर्व में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई, सेल्यूकस निकेटर की हार हुई। इसके बाद दोनों के बीच संधि हुआ, और दोनों के बीच जब संधि हुआ तो चंद्रगुप्त मौर्य ने संधि के तहत 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दे दिया। बदले में सेल्यूकस निकेटर ने काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान,
ये तमाम प्रकार के क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए। साथ ही साथ सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री हेलेना या कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ संबंध स्थापित कर लिया, क्योंकि उस समय का उभरता हुआ सितारा था चंद्रगुप्त मौर्य। इसी वजह से उस समय हर कोई चंद्रगुप्त मौर्य से हाथ मिलाना चाहता था। जैसे आज के उभरते हुए नेता मोदी जी हैं, मोदी जी की पार्टी बीजेपी में हर कोई शामिल होना चाहता है। जैसे ही मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में चले गए तो फिर शारदा चिटफंड घोटाला खत्म हो गया, क्योंकि उसमें जाने के साथ ही सब दाग खत्म। दाग अच्छे हैं, बीजेपी में दाग अच्छे हैं, अब बीजेपी से बाहर दाग बुरे हैं। चलिए, तो सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया, हेलेना या कार्नेलिया के साथ। और ऐसा कहा जाता है कि हेलेना जब दुल्हन बनकर आई थी, साड़ी पहनकर आई थी, साड़ी। इससे पहले भारत की महिला साड़ी नहीं पहना करती थी। उसके साड़ी पहनकर आने के बाद ही भारत में साड़ी पहनने की प्रथा का प्रचलन हुआ। समझ गए? तो ये चीज है। इसके बाद जैसे कि गांव घर में शादी ब्याह होता है, तो लड़की का शादी ब्याह होता है तो भाई को लोकना बना के भेजा जाता है ना। लोकना समझते हैं ना? हाँ। तो उसी प्रकार से सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री हेलेना का लोकना बनाकर मेगास्थनीज को भेजा था। कहा कि जाइए, आप देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य इसके साथ जो है गलत व्यवहार ना करे। तो अब देखिएगा, अरे आप लोग तो दूसरे अर्थ में, अजीब हाल है। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की और भी ना पत्नी थी जी, तब इसके साथ सौतेला व्यवहार ना करे, ठीक है, क्योंकि राजा की पुत्री है, तो इस वजह से भेजा था। समझे? तो यह चीज है। लेकिन वहीं पर कुछ इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सेल्यूकस निकेटर युद्ध नहीं लड़ा, आत्मसमर्पण कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य के सामने। तो लेकिन आपका परीक्षा यह बात पूछा है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच किस वर्ष युद्ध हुआ है? तो 305 ईस्वी पूर्व। यह प्रश्न आपके परीक्षा का पूछा हुआ है। तो इस बात को आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच 305 ईस्वी पूर्व में युद्ध हुआ था। 305 ईस्वी पूर्व में युद्ध। बात क्लियर है? ये यहां तक बात समझ में आया ना? और इसी के बाद जो है हेलेना का ही राजदूत बनकर या फिर उसी के संरक्षक के तौर पर मेगास्थनीज आए थे और रहे थे। मेगास्थनीज के विषय में बाद बाकी चीज तो हम बता ही दिए हैं। कहां रहते थे? पाटलिपुत्रा में रहते थे। राजधानी थी चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्रा, वहां पे रहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य इस प्रकार से शासन प्रशासन किए, अपने साम्राज्य का विस्तार किए। कालांतर में चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता से मोह भंग हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता से मोह भंग हो गया, और जब सत्ता और गद्दी से, परिवार से, संतान से मोह भंग हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य को बिंदुसार नामक पुत्र की प्राप्ति दुर्धरा नामक कन्या से हुआ था। दुर्धरा नामक कन्या से हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र बिंदुसार के नाम, बिंदुसार उनका बड़ा संतान था, इसी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य अपना गद्दी बिंदुसार के नाम सौंप दिया और जैन धर्म को अपना लिया और जैनी गुरु भद्रबाहु से दीक्षा लिया। जैनी गुरु भद्रबाहु से दीक्षा लिया। किससे? भद्रबाहु। अब जिससे पूछेंगे वही जवाब दीजिएगा, दूसरा कोई नहीं। किस
जैन सम्मेलन के दौरान जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया? प्रथम या द्वितीय? द्वितीय में। क्या होगा हो? प्रथम होगा ना हो? अच्छा, भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाए? दिगंबर ना हो? स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर। बैठ जाइए। अब चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु से लिया, भद्रबाहु से लिया, तो भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाए? दिगंबर। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य किस संप्रदाय को माना होगा? आए दिगंबर। कौन संप्रदाय को? तो यहां पर याद रखिएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया और जैन धर्म के अंतर्गत दिगंबर संप्रदाय को माना। कौन संप्रदाय को? दिगंबर। और दिगंबर संप्रदाय सबसे ज्यादा लोकप्रिय था दक्षिण भारत में। दिगंबर संप्रदाय सबसे ज्यादा लोकप्रिय कहां था? दक्षिण भारत। और चंद्रगुप्त मौर्य दिगंबर संप्रदाय को माना तो वो भी दक्षिण भारत आ गए। कहां आ गए? दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत के अंतर्गत कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का अंतिम समय गुजारा। अपने जीवन का अंतिम समय चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गुजारा और भूखे प्यासे रहकर एकांतावास में अपने प्राण का त्याग किया, जिसे संलेखना या संथारा विधि कहा जाए। संलेखना या चंद्रगुप्त मौर्य अपनी गद्दी बिंदुसार के नाम सौंप दी। बिंदुसार शासक बन गया। बिंदुसार के शासक बनने के बाद उन्होंने संलेखना या संथारा विधि से अपने प्राण का त्याग किया, न कि बिंदुसार के निधन होने के बाद। न कि चंद्रगुप्त मौर्य के निधन होने के बाद। चंद्रगुप्त मौर्य जब जीवित ही थे तो उसी समय बिंदुसार जो है शासक बन गया था, राजा बन गया था, राजा बन गया। इतना बात क्लियर? आइए अब कुछ चीज याद करें, याद कीजिए हमारे साथ। अरे देखिए भा महाराज, आप लोग महाबकलोल हैं हो। बताइए क्या स्थिति है आपका? है जो चीज पढ़ा दिए वही ना पूछ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कुछ बाहर का पूछे, कुछ बाहर का आज पूछे हैं जी। जो चीज पढ़ाए वो याद रखिएगा कि नहीं रखिएगा? बस पता नहीं क्या करते हैं, झालमुड़ी बेचने चले जाते हैं पढ़ने के बाद। क्या चलिए, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त। मौर्यों की राजधानी, मौर्यों की राजधानी सर्वप्रथम बंगाल और दक्षिण भारत यानी मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में किसने मिला? किसने मिलाया? चंद्रगुप्त मौर्य कल्याणकारी शासक था, हाँ या ना? अकाल के समय लोगों को सहायता करता था, अकाल के समय लोगों को सहायता करता था। यह जानकारी सोहगोड़ा और महास्थान अभिलेख से मिलता। सोहगोड़ा और महास्थान। अब एक बार फिर से बताइएगा, अकाल पीड़ितों को चंद्रगुप्त मौर्य मदद किया है, यह जानकारी कहां से प्राप्त हुई? सोहगोड़ा और महास्थान अभिलेख। सोहगोड़ा और चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया, इसकी जानकारी कहां से प्राप्त होती? महास्थान अभिलेख। कहां से? कहां से? चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया, इसकी जानकारी कहां से प्राप्त होती? अहनानूर और मुरनानूर अभिलेख। अहनानूर और मुरनानूर अभिलेख। अहनानूर और एक बार फिर से बताइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य अकाल पीड़ितों को मदद किए, यह जानकारी कहां से? सोहगोड़ा और बंगाल को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला। दक्षिण भारतीय राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, मालवा को जीतकर मिलाया। अहनानूर और इतना बात क्लियर है? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब हुआ? 305 ईस्वी पूर्व में। और इस युद्ध में किसकी जीत हुई? चंद्रगुप्त। और इस युद्ध को जीतने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने कितने क्षेत्र दिए? कितने क्षेत्र? कौन कौन? काबुल, कंधार, हेरात। काबुल, कंधार, हेरात। काबुल, कंधार, हेरात। बात क्लियर है? चंद्रगुप्त मौर्य की कितनी बीबी? क्या गो? कौन गो? क्या गो? दुर्धरा, चंद्रनंदिनी,
हेलेना। दुर्धरा चंद्र नंदिनी और दुर्धरा चंद्र नंदिनी और बात क्लियर है। चलिए इसके बाद सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर कौन आया था? मेगास्थनीज कहां रहता था? पाटलिपुत्रा में रहता था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म को अपनाया? किस धर्म को? जैन धर्म के किस संप्रदाय को मानता था? दिगंबर। कौन संप्रदाय? कौन संप्रदाय? कौन संप्रदाय? दिगंबर संप्रदाय को मानता था। दिगंबर संप्रदाय को मानता था। चलिए ठीक है। इसके बाद आगे बताइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन का अंतिम समय कहां गुजारे? कर्नाटक के सरबन बेलगोला। कर्नाटक के सरबन बेलगोला। किस विधि से अपने प्राण काटे? किस विधि से? चंद्रगुप्त मौर्य ने गद्दी किसके नाम किया? किसके नाम किया? बात क्लियर है। चलिए अब इसके बाद देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य कल्याणकारी शासक था ना? नहीं था। गुजरात को जीता था वो, हाँ या ना? गुजरात के भीतर किसानों को है, चल रहा है ना जी? मेरा मोबाइल का है बंद हो गया, फ्लैश SMS है, प्लाने खत्म हो गया, मेरा रिचार्ज खत्म हो गया। कोई रिचार्ज कर दीजिएगा तो मेरे नंबर पे। कितना? 700 से ज्यादा वाला रिचार्ज कीजिएगा, 1000 के आसपास वाला रिचार्ज कीजिएगा। हाँ नहीं 3 महीना, ज्यादा नहीं 3। कोई रिचार्ज कर दीजिएगा तो देखते हैं कौन दयावान है। चलिए आइए यहाँ आइए, शांत रहिए, यहाँ आइए। गुजरात को जीते थे चंद्रगुप्त मौर्य, हाँ या ना? कल्याणकारी थे, हाँ थे ना वो। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात के क्षेत्र में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए अपने गवर्नर पुष्यगुप्त के मदद से सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? सुदर्शन। इतना बात क्लियर। आगे आए ना, आगे बढ़े ना। बिंदुसार, दो 298 BC से 273 BC, 273 BC। चलिए सुनिए यहां आइए। बिंदुसार को गौर से सुनिएगा, योग्य पिता का अयोग्य पुत्र, योग्य पिता का अयोग्य पुत्र और योग्य पुत्र का अयोग्य पिता कहा जाता है। देखिए कितना शानदार उपाधि है, गौर कीजिएगा। योग्य पिता का अयोग्य पुत्र और योग्य पुत्र का अयोग्य पिता। मतलब ये जरूरी नहीं है कि बाप ढहलेल बकलेल है तो पिता भी ढहलेल बकलेल ही होगा, ऐसा कोई जरूरी ना है। इसका उदाहरण है आपको बिंदुसार अपना अयोग्य था, लेकिन उनके पिताजी चंद्रगुप्त मौर्य भी योग्य थे और उनके पुत्र अशोक भी योग्य था। पूरे भारतीय इतिहास को जब आप देखेंगे, स्पेशली हिंदू शासकों में, तो हिंदू शासकों में पूरे भारतीय इतिहास में सबसे महान हिंदू शासक के तौर पर अशोक को याद किया जाता है। उनकी योग्यता के कारण, उनकी कार्य प्रणाली के कारण, उनकी नीतियों के कारण। आगे अशोक पर जाएंगे तो देखेंगे हम लोग, समझ गए। बिंदुसार को आखिरकार ऐसा क्यों कहा गया, यानी बिंदुसार को अयोग्य क्यों माना गया? बिंदुसार को अयोग्य माने जाने के पीछे कई सारे कारण हैं। पहला कारण यह है, प्रशासनिक तौर पर यह सक्रिय नहीं रहता था, जिस कारण इनके शासनकाल में विद्रोह हो गए थे। इनके शासनकाल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ।
और तक्षशिला के विद्रोह को वो दबा नहीं पा रहे थे। बिंदुसार तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा, लेकिन सुसीम विद्रोह को नहीं दबा पाया। और जब सुसीम नहीं दबा पाया तो बिंदुसार के समय उज्जैन के गवर्नर अशोक हुआ करते थे। बिंदुसार के समय उज्जैन के गवर्नर अशोक हुआ करते थे। अशोक को भेजा गया, अशोक ने विद्रोह को दबा दिया। जब अशोक ने तक्षशिला में हो रहे विद्रोह को दबा दिया तो वहीं पर यह स्पष्ट हो गया कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक बनेगा। लेकिन संयोग अशोक बिंदुसार का छोटा पुत्र था, बिंदुसार का छोटा पुत्र था, जिस वजह से बिंदुसार अशोक को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहता था। बिंदुसार अशोक को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहता था। बिंदुसार अपने बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। लेकिन गद्दी किसको प्यारा नहीं होता है? नीतीश कुमार हो, तेजस्वी हो, मोदी हो, कोई हो, गद्दी सबको प्यारा होता है। अशोक हो, अकबर हो, अलाउद्दीन हो, सबको गद्दी प्यारा होता है। अशोक को भी गद्दी प्यारा था तो अशोक अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी। कहा क्या कीजिएगा भाई, गद्दी वाली बात है, हत्या कर दिया और अपने बड़े भाई की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया अशोक। ये चीज है, अशोक में जाएंगे तब अशोक पे जाएंगे। तो इनके शासनकाल में ये प्रशासनिक तौर पर सक्रिय नहीं थी, जिस वजह से विद्रोह होने लगे थे। विद्रोह को दबाने में ये सक्षम नहीं हो पा रहे थे। और दूसरी बात, विलासी प्रवृत्ति का हो गया था। इसमें भी थोड़ा सा घनानंद का जीन घुस गया था। ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा। लेकिन इसका भी प्रधानमंत्री चाणक्य ही था। तो चाणक्य की बातों को जितना चंद्रगुप्त मौर्य मानता था उतना ही थोड़े मानता था, नहीं मानता था। कुछ बात हुआ माना, कुछ बात हुआ नहीं माना, जिस वजह से चाणक्य भी इनसे नाराज रहने लगे थे। बाद में छोड़ करके चले गए थे चाणक्य भी। तो ये तमाम कारण थे। और दूसरी बात यह है कि विलासी प्रवृत्ति का हो गया था। विलासी प्रवृत्ति का हो गया मतलब जैसे आज का स्टूडेंट विलासी प्रवृत्ति का है। कैसे विलासी प्रवृत्ति का है? 4 घंटा चाय दुकान पे गुजारेगा, प्रत्येक शनिवार रविवार को एनआईटी घाट जाएगा, इको पार्क जाएगा, गांधी मैदान जाएगा। तो यही सब तो विलासी गुण है आपका। अगर आप सब चीज को त्याग करके रूम में बंद होकर के किताब निकाल करके पढ़ते हैं तो आप बड़ी बढ़िया हैं। अगर आप रोड पे घूमते हैं तो आप विलासी प्रवृत्ति के। हम तो चाय की दुकान पर बैठने वाला विद्यार्थी को भी विलासी प्रवृत्ति का मानते हैं। उसमें कहीं ना कहीं चाय पीने का शौक है ना जी। ठीक है, 2 घंटा गुजारेगा। बहुत विद्यार्थी को तो हम देखे हैं 10 मिनट पढ़ेगा तुरंत चाय दुकान दौड़ेगा। पटना में चाय दुकान ऐसे थोड़े चलता है। चाय दुकान कर कर के लोग करोड़पति बन गया है। अरे सही बता रहे हैं, हम अपने नजरों के सामने 5-6 गो चाय दुकानदार इस एरिया में देखे हैं जो करोड़पति बना है। वो आप ही लोग के कारण बना है, समझे? तो ये सब घटिया काम नहीं कीजिए, रूम में बंद होकर के पढ़िए और तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो ये विलासी प्रवृत्ति का हो गया था। कैसे हम बता सकते हैं कि विलासी प्रवृत्ति का हो गया? इन्होंने अपने समकालीन सीरिया के शासक एंटीओकस प्रथम से सूखी अंजीर फल होता है, मदिरा यानी शराब और एक दार्शनिक मंगवाया। शराब के साथ चखना के रूप में अंजीर खाएंगे और शराब पिएंगे। समझिए, चखना समझते हैं ना? चखना का क्या महत्व है जानते हैं? जब आप शराब पीजिएगा तो शराब पीने के बाद शराब कड़वा लगता है। कैसा लगता है? कड़वा। तो फिर यानी गला में कुछ होता है और उसके बाद जो है लोग अपने स्वाद को बदलने के लिए, शराब का टेस्ट भी अच्छा नहीं होता है। अब कहिएगा कि हम भी पिए हैं, इसका मतलब है। तो हम आपको एक बार बोले होंगे, आप ही के बैच में बोले हैं, हम वैसे पार्टनर के साथ रहे हैं जो 10 बरस तक वैसे लोग के साथ रहे हैं जो शराब पीता था उसको शराब ला के देते थे। तो कभी काल क्या होता था, पैसा के कमी के कारण चखना नहीं ला पाता था। ठीक है, और जब पैसा कमी कारण चखना नहीं ला पाता था तो नमक लेता था आगे में।
ठीक है, नमक पिया, नमक चाटता था। तो फिर हम पूछते थे, बिट्टू सर का परम दोस्त, समझे। तो ये चीज है, तो वहां से जानकारी, हमको सब चीज का जानकारी है, ठीक है। चलिए, अब आपको जो सोचना है आप सोचिए, हम क्या हूं, हमको जानकारी है। चलिए अब सुनिएगा आगे। तो यानी मंगा रहा है, सांकेतिक तौर पर ये सब चीज मंगा रहा है। ये सब चीज क्या संकेत देता है? कहीं ना कहीं वो विलासी प्रवृत्ति का होगा, तब तो मंगा रहा है। अगर विलासी प्रवृत्ति का नहीं होता तो क्या वो शराब की मांग करता? नहीं मांग करता। अगर सिकंदर की तरह होता तो वो क्या कहता? किताब दीजिए हमको भेंट में किताब दीजिए, हम पढ़ेंगे, ज्ञान अर्जित करेंगे और उससे विश्व विजयी करेंगे। समझ गए? तो ये चीज है, तो विलासी प्रवृत्ति का था। इन्हें अमित्रघात कहा जाता है, यानी शत्रु विनाशक कहा जाता है। अगर हम बिंदुसार को धार्मिक तौर पर देखें तो धार्मिक तौर पर भी ये आजीवक संप्रदाय को मानता था, और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल थे। मखलीपुत्र गोसाल भी भौतिकवादी था। अगर आपको जानकारी हो हम बताए होंगे। ऐसो आराम की जिंदगी में मखलीपुत्र गोसाल स्वयं बिताने की चेष्टा करते थे, स्वयं ऐसो आराम की जिंदगी बिताने की बात करते थे, और उनके अनुयायी थे। तो स्वाभाविक सी बात है, विलासी प्रवृत्ति का होगा। यह भी संकेत देता है जिस संप्रदाय को वो मानता था। तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल, जो कि यह कहता है सब चीज नियति पर निर्धारित है, भाग पर निर्धारित है। जो भाग में लिखा गया है वही होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, आपके मेहनत के आगे भाग भी खत्म हो जाता है। समझिएगा। इसके अलावे आजीवक संप्रदाय को मानता था। उनके दरबार में आजीवक संप्रदाय के एक बहुत बड़े संत पिंगल वत्स रहते थे। कौन रहते थे? पिंगल वत्स। कौन रहते थे? पिंगल वत्स। बाद में जाकर 273 ईस्वी पूर्व में इनका निधन हुआ। इनके निधन होने के बाद इनके पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी के युद्ध हुए, सुसीम और अशोक के बीच। खास तौर पर अशोक ने सुसीम को पराजित किया और स्वयं गद्दी पर बैठे। इस प्रकार अशोक गद्दी को प्राप्त किए। अशोक गद्दी को प्राप्त करने से पहले उज्जैन के गवर्नर हुआ करते थे। कहां के गवर्नर? उज्जैन। इतना बात समझ में आया? चलिए अब याद कीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना है? बिंदुसार। कौन बना है? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना? बिंदुसार कौन धर्म को मानता? आजीवक संप्रदाय। आजीवक। बिंदुसार कौन धर्म को मानता था? अच्छा, बिंदुसार के दरबार में आजीवक संप्रदाय के कौन महान संत रहते थे? पिंगल वत्स। पिंगल। बिंदुसार के दरबार में कौन आजीवक संप्रदाय का संत रहता था? बिंदुसार के दरबार में कौन आजीवक संप्रदाय का संत रहता? पिंगल। बात क्लियर है? चलिए, इसके बाद अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता? अमित्रघात के नाम से। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान कहां विद्रोह हुए? तक्ष। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान कहां विद्रोह हुए? कहां विद्रोह हुए? अच्छा, तक्षशिला में हो रहे विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने सर्वप्रथम किसे भेजा? सुसीम दबा पाया था, अब बिंदुसार दबाया। कौन दबाया? कौन दबाया था? अशोक। कौन दबाया था? अब बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से कितने वस्तु की मांग? कितने वस्तु? कौन कौन? सूखी अंजीर, मदिरा और दार्शनिक। सूखी अंजीर, मदिरा और, तो सूखी अंजीर मदिरा भेज दिया, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा, क्योंकि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिक भेजना वेद नहीं था, इसी वजह से नहीं भेजा। समझ गए? तो ये चीज है। और इसके बाद जो है सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने ही अपना राजदूत बनाकर डायमेकस को भेजा था। तो डायमेकस किसके दरबार में आया था? हो बिंदुसार। डायमेकस किसके दरबार में? डायमेकस किसके दरबार में आया? किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में आया था। समझ गए? और किन्हें योग्य पिता का अयोग्य पुत्र और योग्य पुत्र का अयोग्य पिता कहा जाता है? किसे कहा जाता है? बिंदुसार को कहा जाता है। इतना बात समझ में आया?
बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन बना? कौन बना? चलिए अब देखिए जो नोट है, नोट में बिंदुसार तक पढ़ लीजिएगा आप। अब सुनिएगा, देखिए नोट जो देते हैं आपको फायदा कब होगा? जो नोट देते हैं पढ़ने से पहले, हमारे पढ़ाने से पहले एक बार उसको रीडिंग मार दीजिए। आपको समझ में आए ना, कोई दिक्कत ना, रीडिंग मार देना है, समझ गए? और हमारे पढ़ाने के बाद एक बार रीडिंग मार देना है। हमारे पढ़ाने के पहले, हमारे पढ़ाने के बाद। बायोलॉजी में भी बिट्टू सर जब पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के पहले एक बार रीडिंग मारिए, पढ़ाने के बाद एक बार रीडिंग मारिए। देखिए याद कैसे नहीं होगा, क्या बात करते हैं, याद नहीं होगा? 100% याद होगा, ठीक है, 100% याद होगा। बात समझ में आया हो? चलिए अब देखिए बिट्टू सर नाराज चल रहे हैं, कुछ चीज हो गया था जिस वजह से नाराज चल रहे हैं। अब हुआ ये था कि शामवाला फाउंडेशन बैच में जो है लड़का आपस में आगे में बैठने के लिए जो है ना क्या कहते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लिया था। हाँ, आपस में आगे में बैठने की लड़ाई झगड़ा कर लिया था। तो यानी मैनेजमेंट को बोला गया था बिट्टू सर के द्वारा कि दोनों साइड लड़की बैठाइएगा, लेकिन जो है लड़की को बैठाया नहीं। तो इसी वजह से बिट्टू सर नाराज चल रहे हैं, बोल रहे हैं कि मेरा बातें नहीं मानते हैं तो हम काहे पढ़ाएंगे कोचिंग में, ठीक है। तब मनाने में जुटे हुए हैं, देखिए अब कितना दिन में मान जाते हैं। चलिए सुनिए अब तो हमारे क्लास में आपको जहां बैठना है, जैसे बैठना है बैठिए, लड़का लड़की साथ में बैठिए, हमको इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, हमको ये सब चीज से नहीं फर्क पड़ता है। लेकिन बिट्टू सर के क्लास में ध्यान रखिएगा, हर बैच में आधा लड़की इस साइड, आधा लड़की इस साइड। बिट्टू सर के क्लास में, हमारे क्लास में जैसे बैठना है, इधर भी आप बैठ सकते हैं, उधर भी बैठ, जिसको जिधर बैठना है बैठिए, हमको इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब सुनिएगा, तो ये चीज है। तो कल क्लास होगा या नहीं होगा हमको भी नहीं पता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप जो है कल आए। अगर बिट्टू सर क्लास रात में बात करेंगे, अगर क्लास लेंगे तो लेंगे, नहीं लेंगे तो हम आपको एक सेट मरवा देंगे, ठीक है, सेट मरवा देंगे। एक फुल लेंथ सेट हुआ था जिसका रिजल्ट आ चुका है, सबसे कम 9 मार्क गया था, सबसे ज्यादा 55 मार्क गया था। कोई लड़की लाई थी 55 और 9 कोई लड़का या लाया है, लड़की, लड़का है, लड़की है। अच्छा, टॉपर भी ऊपर से भी लड़का